और ये भी उल्लेखनीय है कि पहली बार 75 वर्षों में किसी भारत के प्रधानमंत्री को दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करने का अवसर मिला, और जो सामने से उनके भाषण के दौरान एक नहीं अनेकों बार स्टैंडिंग ओवेशन हो, तालियां बजाकर अभिनंदन हो, और दौरे की शुरुआत ही जहां एक और 135 से ज्यादा देशों के प्रतिभागिता के साथ उनके अधिकारियों के प्रतिनिधियों के द्वारा योग दिवस पर शामिल होकर एक नेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। यह अपने आप में दिखाता है योग की स्वीकार्यता भी कैसे हुई, भारत के नेतृत्व की भी स्वीकार्यता पूरी दुनिया भर में। ज्यादातर देखा जाए तो स्टेट विजिट की भी अगर किसी की हो तो मुश्किल से एक दिन या कुछ प्रोग्राम्स में ही यूएस के राष्ट्रपति रहते हैं। यहां तो तीनों दिन किसी न किसी रूप में यूएस के राष्ट्रपति भी साथ में रहे, और यही नहीं, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के सीईओज भी उनसे अलग अलग बैठकों में जुड़े और भारत में निवेश करने के लिए। सारी जानकारी आपके सामने है। ये सब मैं इसलिए रख रहा हूं आज बात कि कैबिनेट के हमारे सभी साथियों ने जहां एक और प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, उनका आभार भी प्रकट किया कि जो नेतृत्व उन्होंने देश को दिया है, आज भारत की ओर दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। अब जो निर्णय हमने आज की बैठक में हुए, उसमें पहला अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया, और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए, और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य, उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा, और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी, इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से, सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। 2013-14 में कुल प्रोक्योरमेंट हुई थी तो 57,104 करोड़ रुपए की हुई थी, जबकि 2022-23 में ये 1,13,000 करोड़ के लगभग हुई। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई, वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपए खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8%, 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है, और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। इसका सबसे बड़ा अगर आप उदाहरण देखें तो कहां फर्क पड़ा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एथेनॉल को हम अपने क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल इसके लिए, तो वहां पर अब ये 10% से ज्यादा हो गया है। अब एथेनॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की है
उसके लिए पिछले साल 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिस्टिलरीज के द्वारा किया गया है, डिस्टिलरीज को किया गया है, शुगर मिल्स को किया गया है। इससे पता चलता है कि अब उनके पास नकद ज्यादा है। पहले उनको स्टॉक रखना पड़ता था और किसानों को पैसा नहीं देते थे। आज ये फायदा हुआ है कि जहां एक और आत्मनिर्भरता को बल मिला है, फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च हो, उतना क्रूड ऑयल हमें कम मंगवाना पड़ता है और एथेनॉल सेक्टर के ग्रोथ को भी इससे बल मिला है। शुगर केन अगर हम देखें तो इसको भी शुगर मिल के द्वारा लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद 2022-23 में की गई और उस पर कुल लागत 1,11,366 करोड़ रुपए हुए। तो मैं ये बदलाव जो भारत सरकार के कारण आया है, समय पर मूल्य भी निर्धारित किए, एथेनॉल के क्षेत्र को बल भी दिया, शुगर मिल्स के पास पैसा ज्यादा इन हैंड रहा और हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उतना स्टॉक अब गन्ने का नहीं रखना पड़ता, तो उसमें भी सुधार हुआ है। दूसरा निर्णय जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने का काम किया है, लेकिन वहीं पर उम्मीदें भी भारत से बड़ी हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना का निर्णय, अब इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 है उसको रिपील किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान की जब बात आती तो रिसर्च को बल देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसमें फाउंडेशन के गतिविधियों को हाई लेवल पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए 15 से 25 एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल इसके गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा और रिसर्च प्रपोजल्स को एवेल्युएट करके उसकी फंडिंग के लिए अनुमति दी जाएगी, निर्णय किया जाएगा। एनआरएफ द्वारा इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फेलोशिप्स आदि की फंडिंग की जाएगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साइंस बेस्ड सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जा सके। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिसर्च के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग देश की प्राथमिकताओं वाले फ्रंटियर, स्ट्रैटेजिक तथा हाई इंपैक्ट क्षेत्रों में शोध के लिए हो। तो नीड बेस्ड रिसर्च हो, उसको बल मिलेगा, जो हमारी प्राथमिकता है उसको बल दिया जाएगा। और एनआरएफ के पास हम इस पे कितना पैसा खर्च करने वाले, 2023-24 से लेके वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी 36,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इंडस्ट्री के द्वारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, फाउंडेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज से मोबिलाइज की जाएगी। तो इसमें जहां एक जन भागीदारी की हम बात करते हैं और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी की बात करते हैं, उसको भी बल मिलेगा। और एनआरएफ द्वारा जो बजट में दी गई राशि में 1,000 करोड़ रुपए से जो इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा, इस फंड में प्राइवेट सेक्टर से मोबिलाइज की गई राशि गवर्नमेंट के शेयर से 3.5 गुना ज्यादा होगी। सो प्राइवेट सेक्टर से जुटाई गई ये जो राशि है, ये गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से अधिक होने पर इनोवेशन फंड अपने फाइनेंशियल रूल्स बना सकेगा। सो इससे इसको स्वायत्तता भी ज्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, जो इससे अच्छे परिणाम भी आएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से
यूनिवर्सिटीज तथा हमारे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च का व्यापक स्तर पर विस्तार हो सकेगा। रिसर्च को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण टेक्नो इकोनॉमिक एवं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की दिशा में अलाइन किया जा सकेगा। तो मित्रों, ये आज वर्तमान और भविष्य के लिए एक ऐसा निर्णय किया गया है जिससे हमारी रिसर्च को भी बल मिलेगा और जो हमारी स्टार्टअप्स जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, 107 के लगभग यूनिकॉर्न्स बनी, 1 लाख के लगभग हमारे पास स्टार्टअप्स हैं। जब ये शोध इतना होगा तो इसका फायदा इंडस्ट्री को भी मिलने वाला है। और जब कंट्रीब्यूशन 14,000 करोड़ भारत सरकार की होगी और 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से, इंडस्ट्री से, फॉरेन इंस्टीट्यूट से या बाकी सबसे आएगा, तो अपने आप ही इसमें से बल हमारी इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, सबको मिलने वाला है और रिसर्च के क्षेत्र में भारत और ऊंचाइयों पर जाएगा।